नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। बीजेपी ने 78 तो कांग्रेस ने अब तक 48 प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने नगर निगम की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें नगर निगम श्रीनगर से मीना रावत, नगर निगम काशीपुर से संदीप सहगल और हल्द्वानी से ललित जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि बीजेपी ने अब तक मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा ही नहीं की है। खबर है कि जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इधर नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नगर के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव गोस्वामी 150 से ज्यादा समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अल्मोड़ा नगर निगम की मेयर सीट ओबीसी आरक्षित होने के बाद भैरव गोस्वामी का टिकट कांग्रेस से लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने अल्मोड़ा में पहला मेयर बनने का दावा किया है। इन सबके बीच नगर पंचायत दिनेशपुर सीट ओबीसी आरक्षित होने के बाद बीजेपी ने यहां से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की पत्नी मंजीत कौर को उम्मीदवार बनाया है, जिससे पार्टी के विधायक अरविंद पांडे नाराज है। प्रत्याशियों की घोषणा से पहले ही उन्होंने पार्टी नेताओं पर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया था कि अफीम माफिया की पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया है, जो राजनीति के लिहाज से सही नहीं है। बड़ी बात यह भी है कि ओबीसी आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर 31 दिसंबर को सुनवाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 दिसंबर को इस मामले में जवाब पेश करने को कहा है। कुल मिलाकर ये है कि निकाय चुनाव में कई प्रत्याशियों की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का मामला अब तक विवादों में है। चुनाव में हार और जीत किसकी होगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में दावों का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने अंदर मंथन करना होगा। रही बात इस समय निकाय चुनाव की, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए जो विकास कार्य हैं वो जनता तक पहुंचे हैं, घर घर तक पहुंचे हैं। और जनता भली भांति जानती है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है वो उन विकास कार्यों के ऊपर ही 23 तारीख जब 23 जनवरी को वोटिंग होगी तो उन पर अपना मोहर लगाने का काम करेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास ना ही तो विजन है, ना नीति है और ना नियत है। और रही बात उनकी कि वो आपस में पहले खुद भी समन्वय बना ले। अगर झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके और लोगों को गुमराह करके अगर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये बेईमानी सा होगा। छोटी सरकार है, मिनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तमाम पूरा कार्यकर्ता हमारा सभी वरिष्ठ नेतागण इस चुनाव में लगेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसको लेने का काम करती है। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप को झूठ के जाल में रख करके और जनता को भ्रमित करके अपने आप को स्थापित करना चाहती। तो मुझे लगता है कि वो सपने देख रहे हैं और देखते रहे। जनता निर्णय लेगी, बेहतर निर्णय लेगी। एक साल से निकायों में प्रशासकों के सहारे भाजपा सरकार अपनी मनमानी करने पे तुली हुई थी। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही थी कि निकायों के चुनाव होनी चाहिए। 3 बार माननीय हाईकोर्ट में झूठा हलफनामा सरकार की ओर से दाखिल किया गया और अब जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया, माननीय हाईकोर्ट का डंडा चला, विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया, तो अब दबाव में निकायों के चुनाव घोषित हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीत का दावा कर रही है तो ये दावा तो बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, मंगलौर विधानसभा उपचुनाव से पहले भी भाजपा के नेता कर रहे थे। 8 सालों से निकायों में विकास के काम ठप हैं। जहां जहां भाजपा के जो है चुने हुए लोग थे, आप देख लीजिए। और भाजपा सरकार ये बात अच्छी तरह जानती है, इसीलिए लगातार चुनाव को टालने का काम कर रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है, जो जनता के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जो जनता के हक की लड़ाई लड़ी है, निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी निकाय में अपनी जीत का परचम लहराने का काम करेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा इतना मतलब है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बंगाली समाज ने मजबूत किया है और इन छोटे निकाय के चुनाव में बंगाली समाज का हक बनता है, चाहे वो किसी दल से भी चुन के आए। तो उनके हितों की चिंता करनी चाहिए। तो किन वजह से 98% बंगाली समाज के लोग होने के बावजूद ओबीसी के यहाँ कोई लोग नहीं है, इक्का दुक्का है, तो वो अच्छे लोग हैं। लेकिन उसमें एक आध ऐसे भी हैं जो अफीम बेचने का काम करते हैं, अफीम माफिया है।
उनके कई सबूत हैं, थाना है, अफीम बेचने वालों की जमानतें कराना है, पुलिस के सीसीटीवी में जब लोग अफीम बेचने वाले पकड़े जाते हैं तो उनकी पैरवी में कौन आता है, ये सब सबूत है। और इस ओबीसी होने का लाभ इस इलाके में स्मैक बेचने वाले और अफीम बेचने वाले को जब इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा तो देखो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी। तो इस बात की वो मेरी तकलीफ है कि गलत लोग जब जनप्रतिनिधि का लेवल अपने ऊपर ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा होगा, समाज को गलत दिशा में डाला जाएगा। जब अफीम बेचने वाले जनप्रतिनिधि का चोला ओढ़ लेंगे तो वहाँ तो इसका मतलब अफीम स्मैक ये तो खुल्लम खुल्ला बिकेगी, तो वहाँ के बच्चे गलत दिशा में जाएंगे। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है कि देश को नशा मुक्त बनाना है, और नशा बेचने वाले जब जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो इसकी चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए। तो वो हमने चिंता की है, बाकी कोई ऐसा विशेष नहीं है। नहीं, अगर बंद का भाई कुछ नहीं, अभी जो चीज़ है नहीं उसके लिए क्यों सोचना। लेकिन हम इतना जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में कि जो समाज में स्मैक बेचने का काम, गलत चीज़ों को बढ़ावा देने का काम 99 नहीं 100% हिंदू आबादी होने के बावजूद वहाँ मस्जिद बनाकर गलत लोगों की एंट्री कराई जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का सम्मान तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो तमाम राजनीतिक दल निकाय चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं और अगर भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है, जहां 78 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है तो 48 नाम जो है कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए हैं। दूसरी लिस्ट अभी आना बाकी है, लेकिन वार पलटवार अब भी जोरों पर देखने को मिल रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सतीश चंद्र जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अभिषेक भंडारी जी कांग्रेस नेता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और विजेंद्र रावत जी राजनीतिक विश्लेषक फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। विजेंद्र रावत जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले आपका एनालिसिस क्या कहता है, जो लिस्ट अभी तक जारी हुई है, चाहे कांग्रेस बीजेपी या जो निर्दलीय उम्मीदवार रहेंगे, उनकी क्या स्थिति इस वक्त नजर आ रही है जो ओबीसी आरक्षण तय हुआ था उसके बाद? देखिए, मुझे लगता है अपने अपने पार्टी अपने अपने दावे करेंगे, लेकिन जो पहला सीन सामने आता है वो रिजर्वेशन में जो नेता पावरफुल है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, या जो विधायक है जो मंत्री है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो रिजर्वेशन है अपने हिसाब से करवाया है। ये बड़े थोड़ा राजनीति परिदृश्य में थोड़ा चिंता की बात है। आपको मैं बता दूं, मैं अभी उत्तरकाशी के पुरोला में हूँ। पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी है जो नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी अजीब सी है। हमें कहते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, एससी एसटी का रिजर्वेशन जो संविधान के तहत है होना चाहिए, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि पुरोला जो विधानसभा है 51 साल से रिजर्व है एससी के लिए। क्या ये देश में कहीं संभव है कि 51 साल से रिजर्व है? वो अनुसूचित जाति के कैंडिडेट 51 साल से लड़ रहे हैं जी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये बड़ा अजीब बात है। अच्छा, दूसरा क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 नगर पंचायत है, नौगांव और पुरोला, और दोनों में इस समय एससी रिजर्व कर दिया गया है। पहले महिला की तरफ एससी रिजर्व कर दिया गया। ये कौन सा क्राइटेरिया है? मुझे लगता है इसमें रूलिंग पार्टी का भाजपा है तो उसको एक मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन है वो तरीके से हो। कहाँ महिला होनी चाहिए, कहाँ। आप देखिए कि विधानसभा का जो विधायक है 51 साल से एससी का है, और दोनों जो दो नगर पंचायत है वो भी रिजर्व हो गई एससी के लिए। महिलाएं कहाँ जाएंगी? और जबकि पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले, इससे पहले एससी सीट थी जी, कम से कम अब महिलाओं का होना चाहिए जिसका 50% का दावा करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने अपने समीकरण के हिसाब से लोगों ने, चाहे आप देखिए कई कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे कुमाऊं की कॉन्स्टिट्यूंसी जो, चाहे यहाँ के हो, अपने अपने जो मंत्री है वो अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं। वहाँ के जो रिजर्वेशन है एससी ओबीसी
किसका हो, किसका कैंडिडेट कौन हो, तो ये थोड़ा चिंता की बात है। जो एक चुनाव प्रक्रिया होती है उसके तहत जिसको चुनाव आयोग को इसमें दखल करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किस तरह का रिजर्वेशन होना चाहिए, किसकी बारी कब आनी चाहिए, तो ये होना चाहिए। जहाँ पावरफुल कैंडिडेट हैं, आपको यही हमारे यमुनोत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़कोट है जी, यहाँ आज तक जब से ये अब नगर पालिका हो गई, पहले नगर पंचायत थी, आज तक वहाँ एससी सीट नहीं हो पाई है ना। और उसको करीब हो गए होंगे 35-40 साल हो गए, पहले नगर पंचायत थी, अब नगर पालिका है, वहाँ अब तक एससी सीट नहीं हुई है और कई जगह 3-3 बार एससी सीट हो गई। तो मुझे लगता है कि जहाँ ताकतवर लोग हैं, जहाँ का राजनीतिक समीकरण है, वो उसमें कोई रिजर्वेशन का पैमाना नहीं है। तो मुझे लगता है ये रूलिंग पार्टी के लिए थोड़ा इस पे समझ रखनी चाहिए कि कैसे रिजर्वेशन का किस तरह का क्राइटेरिया निश्चित हो। और वो ओबीसी का मामला हाईकोर्ट में जा रखा है, क्यों जाना चाहिए हाईकोर्ट में जब आपके पास चुनाव आयोग है, उसका एक प्रॉपर प्रक्रिया तो उसके होना चाहिए। जब आप अपने अपने हिसाब से, ताकत के हिसाब से कौन मंत्री, किसका आदमी, किस जाति का समीकरण ये करोगे तो ये सारा प्रॉब्लम आएगी। और इस समय ये मुझे लगता है प्रथम दृष्टया ये हो रहा है। और कई बार तो यहाँ आंदोलन हो रहे हैं कि अब कैंडिडेट बदला जाना चाहिए, साहब कैसे हो सकता है, ये होता है। मुझे लगता है बेसिक स्ट्रक्चर जो है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आपको अब भी नजर आ रहे हैं। सतीश जी, यहाँ पर जब से ओबीसी आरक्षण जो है तय हुआ है उसके बाद से ही सवाल चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी के नेता उठा रहे हैं, और अब तो आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो याचिकाएं हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ये पूरा सिनेरियो क्या है? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए विपक्ष के पास तो हमेशा से मुद्दे ही रहे हैं। बिना वो ऐसा विपक्ष है जो रस्सी को भी सांप बना देता है। आप खुद देखिए विपक्ष के अंदर इतना सरफुटवल है जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती है। इनकी जो प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं, उनका ही आपने सोशल मीडिया में एक बयान पढ़ा होगा। वो ये लिखती हैं कि अब याचना नहीं रण होगा, द्रौपदी को शस्त्र उठाने होंगे। अब मैं पूरी वो कविता पढ़ूं तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं सरफुटवल की बात तो करता ही हूं, साथ में ये भी कहता हूं कि ये जो कविता है इसके जो रचयिता हैं वो पुष्यमित्र उपाध्याय जी थे और वो इटावा में रहते हैं। और ये देखिए संजोग ही है कि इस कविता की रचना तब करी गई थी जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश में, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा उस सरकार के लिए भी था। लेकिन आज संजोग देखिए कि उस कांग्रेस की एक महिला जो बड़ी नेता है, वरिष्ठ नेता है उत्तराखंड की, उनको इस कविता का सहारा लेना पड़ रहा है अपने अनुभवों को बताने के लिए, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए। तो एक कभी पुष्यमित्र ने भी नहीं सोचा होगा, जो इसके कवि हैं, कि इस कविता का जो प्रयोग है वो कांग्रेस की नेता उत्तराखंड में अपने बचाव के लिए, अपनी पीड़ा के लिए करेंगी। तो देखिए जिस पार्टी में सरफुटवल तो बहुत दूर की बात है, वहां अगर महिला का भी सम्मान ना हो तो ऐसी पार्टी से आप क्या अपेक्षाएं करते हैं? अब मैं आपसे, जो आपने मुझसे पूछा है, मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, होता क्या है कि देखिए जो भी हमारे प्रदेश की जो सरकार है, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, उन्होंने पहली बार, देखिए ये निकाय चुनावों में पहली बार हुआ कि जिसमें 7 दिन आपत्तियों के लिए दिए गए कि आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए कि अगर कोई आरक्षण कहीं पे किसी समीकरण को या किसी अनुपात को देख के नहीं हुआ है लोगों के, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। आपने खुद देखा होगा कि हल्द्वानी की सीट जो ओबीसी हो गई थी उसको अनारक्षित करा गया। इसी तरह से जो विकासनगर की नगरपालिका सीट है उसमें एसटी सीट करी गई, लेकिन उसमें विधायक जी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन जो समीकरण जो कह सकते हैं कि वहां के लोगों का अनुपात है वो एसटी के उसमें ही फेवर में गया, तो आज एसटी करी गई है अभी भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए कुछ ना कुछ जो विजेंद्र रावत जी भाई साहब ने बोला, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं, कहीं ना कहीं कोई चीजें त्रुटि रही होंगी, लेकिन ये है कि सरकार
पूरे संविधान, पूरे कानून का अनुपालन करते हुए ही आगे बढ़ रही है और आगे आरक्षण जो उन्होंने लागू करा है उसी के अनुसार करा हुआ है। बिल्कुल। अभिषेक भंडारी जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जो हाल बीजेपी का है वही कांग्रेस का है कि एक सीट पर कई दावेदार है और ओबीसी आरक्षण होने के बाद से जो समीकरण निकल कर आए हैं आप लोगों के लिए भी चुनौती है। 48 नामों का ऐलान हो चुका है, आगे की रणनीति क्या है? धन्यवाद मैडम जी, दिव्य दर्शनी जी। आपने ये जो मुद्दा बताया है कि सरफुटबल हो रही है, सरफुटबल और अपनी बात को रखने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और पुनः जैसे मेरे भाजपा के दोस्त प्रवक्ता हैं सतीश चंद्र जी, तो उन्होंने सीधे सीधे हमारी पार्टी पे आ गए और बोल रहे हैं कि महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। पहले तो आप अपने यहाँ महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, ठीक है? मैं एक एक करके कड़ियाँ गिनवाऊंगा तो आज फिर टॉपिक बदल जाएगा। दूसरी बात, सबसे पहले आप अभी चैनल के माध्यम से ही देख रहे थे कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी क्या क्या जवाब दे रहे थे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कितनी तलवारें खिंची हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री में। अभी और आऊंगा, दोबारा आऊंगा वापस। आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाहुबली, बहुत कुछ जिन्होंने बड़े नेता हैं, मदन कौशिक जी, उनके बारे में आज और कल आपने बहुत सारे बयान सुने होंगे। एक एक बयान सुनाऊंगा तो 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा। तो हमारी तैयारी अपनी जगह है। आप भाजपा ने जहां जहां भी, अभी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बड़े भाई विजेंद्र रावत जी बता रहे थे कि पुरोला की उन्होंने घटना बताई, चक्रौता की घटना बताई। क्या वाकई में ये स्थितियां हैं क्या? आप तो बोल रहे हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ये हो गया, वो हो गया। चलो यशस्वी हैं मुख्यमंत्री, गलतियां माना सारी की सारी कांग्रेस ने करी, तो आप काहे की गलती कर रहे हैं भाई? आप काहे की गलती कर रहे हैं? और बता रहा हूं मैं आपको, आपने एक जगह भी नहीं छोड़ी है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। निकाय चुनाव में आपने प्रशासक पे प्रशासक, पंचायत चुनाव में भी प्रशासक, काहे को प्रशासक बिठा रहे हो? आप चुनाव करवाइए। चुनाव में जिसकी भी हार या जीत होगी वो समय बताएगा, वो अलग विषय है। लेकिन आप चुनाव में कभी भी भरोसा नहीं रखते हैं। दूसरी बात, ले जाता हूं मैं आपको वापस नगर निगम या देहरादून आईना होता है। देहरादून में सन 2002 से यहाँ पे नगर निगम के चुनाव हुए। तो नगर निगम चुनाव में जब भी यहाँ पे वार्ड मेंबर बने, मेयर बने, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बार कांग्रेस ने डिप्टी मेयर के पद दिए हैं। पहली बार उमेश शर्मा काऊ जो आपकी झोली में आज, दूसरी अजीत रावत जी। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाजपा का कदापि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। अपने मनमाने तरीके से आप चुनाव करवाना चाहते हैं, डरा के चुनाव करवाना चाहते हैं। आप अपनी पार्टी के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किस तरह से आज देखो अल्मोड़ा का क्या स्थिति है, कितने लोग भाग गए। आप हमारी पार्टी में मत झांकिए, आप अपनी व्यवस्था देखिए, क्योंकि कलई खुल चुकी है आपकी। दोबारा आऊंगा, वापस दोबारा आऊंगा। कलई खुल चुकी है आपकी और जनता ने मन बना दिया है। आपने 400 पार का नारा दिया था, 300 के आसपास भी नहीं गए हैं। ठीक है, उस पे आएंगे। अभी निकाय चुनाव की बारी है, निकाय चुनाव पे चर्चा करेंगे। मैं आप पे आऊंगी अभिषेक जी। दीपक रावत जी, कांग्रेस और बीजेपी में सरफटवल होना लाजमी है क्योंकि एक एक पद के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं। जाहिर सी बात है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यूकेडी का स्टैंड क्या है, यूकेडी की इस वक्त तैयारी क्या है और आप लोग कब अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कल तक हमारी जो लिस्ट है, जिन जिन कार्यकर्ताओं ने दिव्य दर्शन जी हमारे बैनर तले इलेक्शन लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में इच्छा व्यक्त की है, उन सभी का हमने स्क्रीनिंग करने के बाद मुझे लगता है कि कल सुबह तक सबके नाम आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड क्रांति दल से कौन कौन से वार्डों से कौन कौन से प्रत्याशी कौन कौन से क्षेत्रों से अपना प्रतिनिधित्व कर दे रहे हैं। लेकिन दिव्य दर्शनी जी, जो गंभीर बात है वो शायद आपने जब प्रोमो चलाया है
उसमें जो पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी और वर्तमान में इनके विधायक भी हैं, जिस प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं, उससे तो लगता है कि इस प्रदेश में अगर नशा को कोई प्रोत्साहित कर रहा हो या उसे पीछे से कोई बैक कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। मतलब उनके जो शब्द हैं कि अफीम और स्मैक बेचने वाले को टिकट दिया जा रहा है, तो वो स्पष्ट है, ये कोई आरोप कोई विपक्ष का कोई नेता नहीं लगा रहा है, विपक्ष की कोई पार्टी नहीं लगा रही है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और वर्तमान में विधायक हैं, वो खुद अपने पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्मैक और अफीम बेचने वाले को टिकट दिया है। उसके उनके जो चाहने वाले हैं, जिनको वो समर्थन करते हैं, जब वो अफीम स्मैक बेचते हैं, उनको टिकट दिया है। तो दिव्य दर्शनी जी, इसका स्पष्ट संदेश क्या है कि इस प्रदेश में यदि कोई स्मैक और अफीम को सरपरोसी दे रहा है, कोई उसको फीडबैक दे रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कोई नहीं। इस प्रदेश में यदि नशा पूरे चारों ओर एक समस्या उत्पन्न हो गई है, पहले ये खाली मैदानी जिलों में था, आज अगर पहाड़ों में ये समस्या उत्पन्न हो गई है, तो उसकी जिम्मेदारी अगर किसी को लेनी पड़ेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनके वर्तमान जो उनके विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट अपने उसमें आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अफीम और स्मैक बेचने वालों को टिकट दिए हैं। तो अब आप बताइए, इस प्रदेश को गुमराह कौन कर रहा है? ठीक है, इस प्रदेश को गुमराह अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो जिसके हाथी के दांत हैं, दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। ये विपक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, यदि यही आरोप विपक्ष के किसी नेता ने लगाया होता तो अब तक उस पर ये अपराधी केस दर्ज कर चुके होते, अब तक उसमें मानहानि का केस भारतीय जनता पार्टी दर्ज कर चुकी है। क्यों नहीं आप अरविंद पांडे में मानहानि का केस दर्ज करते हैं? क्यों नहीं उनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज करते हैं? कि आप ही के चैनलों में इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं, तो प्रवक्ता क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती है, कमल का फूल लड़ता है, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल होता है। तो दिव्य दर्शनी जी, आज अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो वह आरोप सरकार पे लगाया है, कमल के फूल पे लगाया है। ठीक है, उस कमल के फूल पे, जिस कमल के फूल को ये सर आंखों में बैठा के रखते हैं, अपने सम्मान की बात करते हैं, यदि आज उसी कमल के फूल के ध्वजा तहत वो अरविंद पांडे जी जीत के आए हैं, लेकिन अगर आज वो आरोप लगा रहे हैं दिव्य दर्शनी जी, तो इस आरोप का जवाब भारतीय जनता पार्टी को आज इस मंच में देना पड़ेगा। या तो उनके खिलाफ आपराधिक आप केस का दर्ज करिए, या फिर स्वीकार करिए कि हाँ, कि अफीम बेचने वाले और स्मैक बेचने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और वो लगातार उनको प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है सतीश जी, जवाब बनता है, क्योंकि विजेंद्र रावत जी की अगर बात पर जाएं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो बड़े ताकतवर नेता हैं, उन्होंने अपने हिसाब से ओबीसी आरक्षण जो है वो तय करवाया है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपने अपने जहां पर भी नगर पालिकाएं, नगर निगम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अरविंद पांडे की बात सुने तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आते हैं। क्या एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का कद छोटा हो गया है कि आज वो मीडिया में आके इस तरीके से रोना रो रहे हैं कि पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, यानी कि वो खुश नहीं है? और अगर दूसरी तरफ माना जाए तो फिर कद्दावर नेताओं का है ये। आखिर उनके आरोप देखिए, टिकट किसको मिला नहीं मिला, इसमें नाराजगी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर स्मैक और अफीम बेचने वालों का समर्थन करने की बात कही है। विषय देखिए कितना गंभीर है। ये प्रदेश आज की डेट में नशाखोरी से परेशान है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे में गिरती जा रही है, सारे के सारे यहाँ की जवानी जो है वो नशे में जा रही है। दो सवाल, ठीक है, दो सवाल यहाँ पर अरविंद पांडे ने उठाए सतीश जी। एक जो कहा जा रहा है कि ड्रग्स और ऐसे माफियाओं को जो है संरक्षण दिया जा रहा है। दूसरी बात, जिस बंगाली समाज की बात अरविंद पांडे कर रहे हैं कि जिसके बिना पर बीजेपी वहां पर हर बार जीतती आई है, उनको दरकिनार कर एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जो अफीम और स्मैक बेचने वाले को संरक्षण देता है। तो ये आखिर माजरा क्या है? देखिए दिव्यदर्शिनी जी, आपने खुद ही बोला कि दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्रडिक्टिव हो रही हैं। देखिए, क्योंकि जो विजेंद्र भाई साहब ने बोला और आप जो अभी आपने जो बात रखी, जो दीपक भाई ने बात रखी कि वो विधायक हैं वहाँ के, वो वाकई में वहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लेकिन अगर ये समझिए, पहले ये चीज समझने वाली होनी चाहिए कि भाजपा की जो उम्मीदवारों को चयन की प्रणाली है वो बिल्कुल पारदर्शी है। देखिए, हम लोगों ने पर्यवेक्षक बनाए थे, हमने प्रभारी बनाए, हमने उस आधार पर वहां पे जाके जातीय समीकरण,
वहां पे जाके सामाजिक समीकरण, वहां पे जाके क्षेत्रीय समीकरण को देखा, जायजा लिया, लोगों की, कार्यकर्ताओं की राय ली, रायशुमारी की। उस आधार पे हमने वहां का उम्मीदवार उस क्षेत्र का, क्या प्रत्येक क्षेत्र का, चाहे वो मेयरों के लिए है, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष के लिए है, एक बड़े लंबी, देखिए कांग्रेस के माध्यम से एक बड़ी लंबी पंक्ति पढ़ ली, लेकिन आपने वापस देखिए अपनी पार्टी के नेताओं से कांग्रेस उनका कांग्रेस के ऊपर तो सार्वजनिक तौर पे पूरा प्रदेश ने आरोप लगाए थे जब इनके मुख्यमंत्री ने डेनिस परोसी थी पूरे प्रदेश के सामने और मजबूर करा था इस प्रदेश की जनता को घटिया दारू परोसने। देखिए कोई जनता का आरोप नहीं है, ये एक विधायक का, हमारे विधायक का आरोप है और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह की कोई चीज पाई जाएगी निश्चित तौर पे हमारी सरकार, हमारी पार्टी उस पर कार्रवाई अब मैं एक चीज और समझने की कोशिश करूंगी। आपने कहा कि पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे, उन्होंने पूरा समीकरण देखा है, तो समीकरणों के हिसाब से जो विजेंद्र रावत जी ने बताया कि उत्तरकाशी की 2 सीट्स हैं, नौगांव और पुरोला, जहां 51 सालों से एससी रिजर्व सीट है वो बदली ही नहीं गई है, कहीं पर रिजर्वेशन दिया नहीं गया। और इस हिसाब से अगर बात करें तो अरविंद पांडे जी क्या गलत कह रहे हैं कि जहां पर बंगाली समाज सबसे ज्यादा है, जिन्हें टिकट मिलना चाहिए था, उम्मीदवारी मिलनी चाहिए थी, उन्हें नहीं करके किसी और को दे दिया गया, तो फिर ये कौन सा समीकरण है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, आप दोनों चीजों को मिक्स कर रही हैं। विजेंद्र भाई साहब ने जो बात बोली वो देखिए, वो सरकार का काम है, वो हमारे संविधान, हमारा जो क्षेत्र नगर निकाय का कानून है उसके आधार पे है। लेकिन आप जो बात ये बोल रही हैं कि हमारे पर्यवेक्षकों का काम सिर्फ वहां पे उम्मीदवारों को तय करना होता है, हमारे पर्यवेक्षक जाके वहां ओबीसी या जनरल सीट इसका तय करने का उनका कोई पैमाना नहीं होता है। उनका सिर्फ पैमाना यह है कि उस क्षेत्र में कौन व्यक्ति जिताऊ कैंडिडेट है, कौन व्यक्ति जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सामाजिक समीकरण को साधता है। ये उसका कांग्रेस के लिए भी तो होता है। अरे कांग्रेस आप करिए ना, आपकी पार्टी है, आप करिए, आप अपना पैमाना तय करिए। आप तो सीधे धड़ों के हिसाब से आपका तो तय हो जाता है। हरीश रावत जिसको बोले वो सही, गोटिया जी जिसको बोले वो सही। धड़ेबाजी हम बता रहे हैं, तो मैं तो अपनी पार्टी का बता रहा हूँ, आप अपनी पार्टी का बताइए। अगर आप हमारी पार्टी का, आप हमारी पार्टी की कार्यप्रणाली एक्सेप्ट करेंगे तो हमें खुशी है। आप आइए हमारे पास, हम आपको अपनी कार्यप्रणाली देते हैं। कार्यप्रणाली एक सवाल का जवाब अभी भी सतीश जी नहीं दे रहे हैं। या अगर पर्यवेक्षक गए थे, पूरी इनकी टीम गई थी, उसके बाद टिकट बंटवारा सही हुआ है, अगर इनकी बात मान ली जाए सतीश जी की, तो क्या अरविंद पांडे जी सार्वजनिक रूप से झूठ बोल रहे हैं? क्या अरविंद पांडे जी के अपने पर्सनल इशू क्या है, वो पार्टी फोरम में एक उचित प्लेटफॉर्म में आएंगे, उस पर बात होगी। लेकिन ये आप मुझे, मैं आपको संतुष्ट करने या आपके दबाव में कोई जवाब देने के लिए वो नहीं। सतीश जी सवाल इसलिए भाई, आप विपक्ष में हैं कहाँ ये बताइए, आप विपक्ष में हैं कहाँ? केदारनाथ का चुनाव आप अपने सिंबल में नहीं लड़ते, केदारनाथ का चुनाव अपनी पार्टी के नाम पे नहीं लड़ते, आप हैं कहाँ विपक्ष में? आप विपक्ष में हैं कहाँ ये तो बताइए, विपक्ष है कहाँ? आप विपक्ष में हैं कहाँ ये बताइए? जो पार्टी केदारनाथ का चुनाव होना है, जनता के पास एक और मौका है, जनता के पास एक और मौका है आप लोगों को चुनने का। रुकिए, विपक्ष बोलती है, ये बताइए। ये चॉइस छोड़ दीजिए। एक मिनट दीपक रावत जी, एक मिनट दीपक रावत जी, बेच रहे हैं, ठीक है, उनके साथ रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, लेकिन हमारा थोड़ी लगा रहे सतीश जी, लेकिन अगर आपके हिसाब से कहा जाए, एक छोटा सा सवाल दीपक जी जो कह रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आपने कहा वो पार्टी फोरम पे आएंगे, लेकिन पार्टी फोरम में जाने से पहले वो मीडिया में आ गए। और आप ये जानते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या किसी भी दल का नेता, अगर वो पार्टी फोरम में जाने से पहले मीडिया में ये बातें कहता है जो उसे पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए, तो विषय बन जाता है चर्चा का। और इससे नजर आता है कि वो पार्टी से नाखुश है कि उन्होंने पार्टी के पास जाना बेहतर नहीं समझा, मीडिया में सबसे पहले उजागर कर दी बातें, इसलिए सवाल उठता है। नहीं देखिए दिव्य दर्शनी जी, आदमी के अपने पर्सनल इशू हो सकते हैं, विधायक जी सतीश जी आरोप गंभीर है, आप नहीं समझ रहे हैं। देखिए आरोप, देखिए आपके दबाव में आपको संतुष्ट करने के लिए मैं कोई ऐसा जवाब नहीं देने वाला। आप जो मुझे सोच रहे हैं, देखिए उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल करे, अफीम और स्मैक। देखिए इस प्रदेश की समस्या है ये नशा, वो 2 आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आराम से जवाब देने दीजिए। आप सार्वजनिक रूप से कहिए आज मंच पे कि वो गलत है, उनके खिलाफ आपराधिक मामला नहीं, अगर यही आरोप अगर विपक्ष ने लगाया होता अब तक तो वो उस पर केस आप लोग दर्ज कर चुके हो। आराम से एक एक करके प्लीज, एक एक करके सतीश जी जवाब कंप्लीट दर्शनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए
विधायक जी के जो भी आरोप हैं, जो उनकी बातें हैं, वो उचित प्लेटफॉर्म पे आएगी तो उस पर जरूर उस पर संज्ञान लिया जा रहा होगा और लिया भी जाएगा, लिया जाएगा। सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो आप पे आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। ठीक है, उचित अभिषेक जी, अभिषेक, ठीक है, ठीक है, सतीश जी बताइए कौन सा एक मिनट, क्योंकि आप लोग यही चर्चा करते रह जाएंगे तो डिबेट जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए, फिर मैं विजेंद्र रावत जी। देखिए इस प्रदेश में नशा एक गंभीर आरोप है, गंभीर समस्या है। जो उन्होंने आरोप लगाया है अपनी सरकार के ऊपर कि उन्होंने उनको समर्थित लोगों को टिकट दिया है, ये कोई मामूली आरोप नहीं है। ठीक है, वो आप वर्तमान में विधायक लेकिन सतीश जी ने जवाब दिया ना कि वो उनके जवाब नहीं दे रहे। देखिए, मैं इनको संतुष्ट करने के लिए कोई जवाब नहीं दूंगा। दीपक जी, हमने बोल तो दिया, अब आपके सामने आएंगे जाएंगे। देखिए, दीपक जी, सतीश जी का ये कहना है कि मैं राइट व्यक्ति नहीं हूँ, पार्टी फोरम पे बात आएगी, पार्टी इसको डील करेगी, हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते। देवदर्शन जी जब वो यहाँ पर आए हैं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने आरोप लगाए हैं अपनी पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं कह सकते कि मैं सक्षम नहीं हूँ, लेकिन पार्टी प्रवक्ता एक्शन ले सकते हैं, कब से हुआ? मैंने ये बात रखी है, ठीक है, एक मिनट, हम ये थोड़े मैंने ये बात रखी है कि उनकी बात उचित प्लेटफॉर्म पे आई होगी तो उसमें कार्रवाई हो रही होगी। ठीक है, और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि मैं तुरंत आपके सामने यहाँ पे कार्रवाई कर लूँ। उचित लोग हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो निश्चित तौर पे उस पर हम चीजों से भागने वाले लोग नहीं है, हम आपकी तरह भागने वाले लोग नहीं है। हम भाग के कहीं नहीं जाने वाले। आराम से निकाय चुनाव का जिक्र निकाय चुनाव में रहिए, जो आरोप हमने नहीं लगाए हैं गंभीर आरोप है। देखिए, मैंने आपको जवाब दे दिया है। दीपक जी, आप भी ये जानते हैं उनकी भी लिमिटेशन है। वो ये कह रहे हैं पार्टी प्लेटफॉर्म में आने का मतलब ये है कि हाईकमान डील करेगा उस चीज से, वो एक्शन यहाँ बैठ के नहीं ले सकते। हो चुका ना, उनको मंच नहीं मिला। यदि उनको भारतीय जनता पार्टी तो संगठित पार्टी कहलाती है ना अपने आपको, वो तो कहती है कि हमने एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो आंतरिक जो समस्या है, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद पांडे जी माफी मांगते हुए भी नजर आए प्लेटफॉर्म पर। सार्वजनिक आरोप लगाए हैं। अभिषेक भंडारी बात कर रहे हैं आप। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दिव्यदर्शनी जी, मैं एचएनएन के माध्यम से पुनः अपने भाई सतीश चंद्र जी को बोल रहा हूं। मैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो हमने एक सीमाएं बंधी होती हैं कि हमने कितना बोलना है, क्या बोलना है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जब आपने सीधे सीधे हमारी एक महिला नेत्री का एक कविता सुना दी, तो ये कविता तो आपने सुनाई, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं हमारे चैनलों पे, जैसे अरविंद पांडे जी ने जो अपने वक्तव्य दिए, मदन कौशिक जी ने जो वक्तव्य दिए, क्या ये सर फुटबल वाली बात नहीं है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, कलई आपकी बिल्कुल सरासर खुल चुकी है। जिस तरह से भी आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम संगठित हैं, या जिस तरह से भी अनुशासन है, आप अभी हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि अभी मैं आप वापस आ रहा हूं डेनिस प्रकरण पे। आपने बोला कि आपके शीर्षस्थ नेता डेनिस बेचते हुए या पकड़े। मैं आज 2024 है और 2017 में दोबारा, मानी बीजेपी की विधानसभा में सरकार आई और 2017 के बाद दोबारा 2022 में बहुत बहुमत से सरकार आई। क्या डेनिस मार्केट में बिक रही है या नहीं बिक रही है? आप हमें जवाब देंगे या जनता को जवाब देंगे? अगर हमारे नेता की थी तो आपने बंद क्यों नहीं करवाई, या अगर नेता की नहीं थी तो आपके नेता के पास है तो आप उसका नाम उजागर करें। ठीक है, इस तरह से मैं अभी और बता रहा हूं, कंप्लीट कीजिए। मैं फिर एक्चुअली विजेंद्र रावत के पास एनालिसिस के लिए इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आप राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप बेशक कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगेंगे, आरोप, क्योंकि आप सरकार में हैं, हम सवाल तो पूछेंगे आपसे। अभी एक बात वापस जा रहा हूं, इससे पहले हमारा केदारनाथ का चुनाव हुआ, जितनी घोषणाएं हुई एक बार भी अमल नहीं हुआ। 5 महीने पहले बद्रीनाथ जी का इलेक्शन, बद्रीनाथ विधानसभा में इलेक्शन हुआ, जितनी घोषणाएं हुई एक में भी अभी धरातल पे कोई दोबारा मुख्यमंत्री जी वहां नहीं पहुंचे। अभी क्या बोलते हैं, यहां पे मैं जो आप निकाय चुनावों की बात कर रहा हूं, आप तमाम घोषणाएं आज 2 दिन से देहरादून में छुटपुट बूंदाबांदी हो रही है, तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस तरह से खुदाई का काम चल रहा है। और अभी मैं एक विद्युत विभाग से, ये आज के पेपर में दैनिक जागरण में लिखा हुआ है कि क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए
600 किलोमीटर की अंडर लाइन विद्युत विभाग की लाइन चल रही है जी। आप किसको ठगना चाह रहे हैं? ठीक है। जो 1400 करोड़ स्मार्ट सिटी 1 के लिए आए थे, क्या उसमें कोई बचत हुई या आप सार्वजनिक कर रहे हैं? ठीक है विजेंद्र रावत जी, मैं एक सिनेरियो समझने का प्रयास करना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जो राजनीतिक दल हैं, जाहिर सी बात है सब में सिर्फ उठव्वल नजर आएगी, क्योंकि जिसको जाहिर सी बात है जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज नजर आएगा। लेकिन इसका असर चुनाव में किस पार्टी के लिए क्या देखने को मिलेगा? कांग्रेस की बात की जाए, यूकेडी की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव में चलते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो अरविंद पांडे ने जो अब बात उठाई है, ये मुझे लगता है ये पूरे परिदृश्य को हमको देखना पड़ेगा। और अभी सर्वे जो हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हुए होंगे, उसमें सबसे पहले ये नहीं देखा गया कि इस कैंडिडेट का चरित्र क्या है, इसने सोशल वर्क कितना किया है। आपने अभी जो प्रवक्ता हमारे हैं उनकी बात सुनी होगी कि हम जातीय समीकरण देखते हैं, हम क्षेत्रीय समीकरण देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किस आदमी को। और सबसे जो पहली बात थी वो ये देखा गया कि ये सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, नहीं, ये पहला प्रायोरिटी थी सारे दलों की। और पहाड़ जैसे जगह में अगर कोई सोशल वर्क करता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है। और मैं आपको मेरे पास पूरी लिस्ट है कि जो बिल्कुल खनन में इन्वॉल्व थे, पैसे वाला है, उसको टिकट मिले। दूसरी बात मैं कहना चाहते हैं, 10.5 जिले पर्वतीय हिमालय का सबसे बड़ा पर्वतीय राज्य ही है, जहाँ 10.5 जिले, सिर्फ 2.5 जिले मैदानी है और 10.5 जिले पहाड़ी हैं। और सबसे बड़ा आप देखिए, आप सर्वे कर दीजिए कि उत्तराखंड का जो जितने भी नेता हैं उनके घर भी बंजर हैं पहाड़ के, और उनके जो मकान है वो खंडर है। तो कैसे हम पहाड़ की बात करेंगे? और मुझे लगता है आप भी अपने लेवल पर सर्वे कीजिए कि जो पिछले समय में निगमों और इनके जो चेयरमैन थे, उन्होंने सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों में अपने मकान बना लिए हैं। विजेंद्र जी, आप किस ओर इंगित करना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस चाहे जो भी हो, वो कह रहे हैं कि जनता के बीच में जिसकी जितनी पैठ है वो उसे टिकट दिया गया है, तो जो जितना ताकतवर, जितना चुनाव लड़ने में सक्षम, वही जनता की पहली पसंद। और मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी देखी जानी चाहिए कि उसकी जनता में आप अपने लेवल पे सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि जो जनता में पॉपुलर था, जो बेचारा काम करता था, सड़कों पे लोगों के बीच रहता था, उसकी ज्यादातर सुनवाई नहीं हुई है। और ये देखा गया कि हाँ, इसका जातीय समीकरण कैसा है, इसके पास फंड कितना है, ये कैसे लड़ सकता है। मतलब हर पार्टी का, क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है तो उनके पास ज्यादा कैंडिडेट इस तरह के हैं, कांग्रेस ने भी और दलों ने भी सबसे पहले प्रायोरिटी ये देखी गई है कि भैया ये लड़ सकता है चुनाव, नहीं लड़ सकता है। तो अगर पैसा प्रायोरिटी होगा तो मुझे लगता है इस पे जरूर मंथन होना चाहिए। और जो सोशल वर्कर हैं, अच्छा काम करते हैं समाज के अंदर, उनको प्रायोरिटी मिलेगी, कब मिलेगी, ये सोचने वाली बात है, जिसके लिए उत्तराखंड बना था। ठीक है दीपक रावत जी, इस लिहाज से तो जो विजेंद्र रावत कह रहे हैं कि जिसने सोशल वर्क किया उससे तवज्जो मिलनी चाहिए, तो आपकी पार्टी तो बेस्ट पार्टी है इन ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देने के लिए। दिव्या जी, हमारे किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, चाहे वो लोकसभा के लिए लड़े हों, चाहे विधानसभा के लिए लड़े हों, या आप जो लड़ेंगे, कभी कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा है। लेकिन देखिए, जो बात अरविंद पांडे जी ने कही, उसी बात को विजेंद्र रावत जी ने आगे बढ़ाया है। अरविंद पांडे जी ने कहा कि जो स्मैक और अफीम बेचने वाले हैं उनके नजदीकों को टिकट बांटा गया है, जिस बात का प्रतिरोध कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विजेंद्र रावत जी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास लिस्ट है कि जो खनन माफिया में जुड़े हैं उनके नजदीकों को टिकट बटे हैं। तो स्पष्ट आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा है, जो विश्लेषक है राजनीति के, वो भी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दीपक रावत जी, आज अगर इस प्रदेश की राजनीति को कोई पार्टी का नाम नहीं लिया, अगर दीपक भाई आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने किसी पार्टी की ओर इशारा नहीं करा, उन्होंने भाजपा की ओर इशारा नहीं करा। उनका है, देखिए दीपक भाई, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। वो सभी राजनीतिक दलों के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स का नाम, लेकिन दीपक रावत जी इस लिहाज से अगर आप बोले जो विजेंद्र रावत जी ने कहा, उस लिहाज से तो फिर आप बहुत कमजोर हुए ना, क्योंकि उन्होंने एक शब्द और बोला, जो चुनाव लड़ने के सक्षम लोग हैं। यानी कि सक्षम कौन व्यक्ति होता है? जो पावरफुल पैसे से भी होता है। लेकिन आप लोग तो हमेशा से कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। दिव्या जी, इस प्रदेश में जिस बात को विजेंद्र रावत जी कहना चाह रहे हैं, अगर उसको और स्पष्ट किया जाए, जो बाहुबली हो,
जो पैसे से बाहुबली हो, जो उन लोगों को टिकट बांटा जा रहा है जिसका सामाजिक साहूकार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यही तो इस प्रदेश की विडंबना है पिछले 24 वर्षों में। और जब से भारतीय जनता, अब तो स्पष्ट आदेश निर्देश स्पष्ट ये हमें दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके संरक्षण में जो खनन माफिया हो, नशाखोरी के माफिया हो, शराब माफिया हो, ये जो पनप के आ रहे हैं, या भू माफिया हो, ये जो पनप के आ रहे हैं, इनके नजदीकों को ही टिकट दिया जा रहा है। और उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट है, जो सामाजिक सेवा करने वाला है वो समाज की सेवा करने में लगा रहेगा, उसके पास पैसा नहीं होता है। तो यानी कि आपका इस बार भी नंबर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? स्पष्ट है। और अब देखिए, जिस तरीके से बाहुबल का, धनबल का उपयोग इलेक्शन में होता है, अब अगर निकाय चुनाव में भी उसी प्रकार से होने लग गया है, तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल बार बार क्यों कहता है कि अगर आप नशाखोरी वालों को, अफीम बेचने वालों को, भू माफियाओं को, शराब माफियाओं के नजदीकों को जिताएंगे, तो आपको आपके जो नई पीढ़ी है, तोड़ क्या है? दीपक रावत जी, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन तोड़ क्या है? क्या आप लोगों के पास ऐसा कोई कैंडिडेट है जो इनके कैंडिडेट्स के सामने खड़ा होकर जनता को ये विश्वास दिलाए कि हम हैं इनकी तोड़? दिव्या जी देखिए, कोई भी लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होता है, जनता ही ईश्वर होती है, जनता ही भगवान होती है। ये उसको चुनना है, ये उसको देखना है कि उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चों के भविष्य के लिए क्या सही है, वर्तमान में क्या सही है और भविष्य में क्या सही हो सकता है। ये आरोप विपक्ष नहीं लगा रहा है, ये पैसे को धनुबल का आरोप जो है वो हम नहीं लगा रहे, चुनाव विशेषज्ञ लगा रहे। अगर हमारे द्वारा लगाया होता तो कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जो स्थितियां, परिस्थितियां पिछले 24 वर्षों में इस प्रदेश में बनी हुई है, ये वो जो इंगित कर रही है, वो लगातार ये कर रही है कि इस प्रदेश में पिछले 24 वर्षों में अगर कोई बढ़ा है तो वो सिर्फ वो जो नशाखोरी में जिसने पैसा कमा रखा है। दीपक रावत जी, आप ये कहना चाहते हैं कि 24 सालों में जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए वो नशाखोर है, वो नशा बांटने वाले लोग हैं, जो आप यही कहना चाह रहे हैं? जो जनप्रतिनिधि 24 सालों में, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो सब, अरे देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप सिद्ध कहीं नहीं हुआ है, आरोप सिद्ध कहीं नहीं हुआ है, आरोप सिद्ध कहीं नहीं हुआ है। आप जाइए न्यायालय, आप न्यायालय जाइए, आप न्यायालय जाइए ना। अगर देखिए रावत जी, इस बात का मैं पूरा खंडन करता हूँ कि 24 सालों में जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं वो नशाखोर है, नशा बांटने वाले हैं। देखिए, आप इस प्रदेश की जनता को मूर्ख नहीं कह सकते। आपका क्या कहना है? प्रदेश की जनता मूर्ख है? पाँव रख दिया है। इस प्रदेश की जनता मूर्ख है। ठीक है, ये प्रदेश की जनता मूर्ख है जो जनप्रतिनिधि चुन रही है, वो खनन माफियाओं को चुन रही है, वो खनन माफियाओं को चुन रही है। एक मिनट मैं आपके पास इसलिए आऊंगी क्योंकि ये वरिष्ठ, आप 24 साल की बात कर रहे हैं, आप 24 साल की बात कर रहे हैं, 24 साल सारे जनप्रतिनिधि खनन माफिया हैं, सारे जनप्रतिनिधि नशा बेचने वाले हैं। आप देखिए, यूकेडी का इसीलिए प्रदेश की जनता ने जो हश्र करा, आपको केदारनाथ में चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिला, आप निकाय का नेतृत्व करने की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए। निकाय का नेतृत्व, अगर आप लोग रुक जाइए, आराम से आराम से सर, आराम से। 24 साल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे काम हुए जो नहीं हो पाए हैं, और आज भी हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग 24 साल में जो काम नहीं हुए उस पर लेकर बहस करते, लेकिन अभी फिलहाल हम निकाय चुनाव पे आ रहे। सतीश चंद जी, एक चीज यहाँ पे डेरोगेटरी है जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर पैसा इंपॉर्टेंट है, उनको तवज्जो दी गई जो चुनाव लड़ने में सक्षम है। क्या ये सही बात नहीं है? क्योंकि कई नेता ऑन प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म आके कहते हैं, चाहे पक्ष या विपक्ष के, कि हम सक्षम नहीं है, इसलिए हम उम्मीद भी नहीं कर रहे कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। ये उनके ऑन मीडिया स्टेटमेंट्स हैं। तो क्या ये बात सही नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए? अभी फिलहाल आप लोग सत्ता में, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। देखिए दिव्यदर्शनी जी, हमारे यहाँ एक प्रणाली है उम्मीदवारों को चुनने की। मैं आपको फिर दोबारा उसी चीज को रिपीट करूंगा कि हमारे यहाँ कार्य प्रणाली है, एक हमारे यहाँ प्रणाली बनी हुई है, उसी के अनुसार ही जो उम्मीदवार हैं उनका मानक तय करा जाता है और उनको चुना जाता है चुनाव लड़ने के लिए। तो इसमें रही बात पैसों की, देखिए अगर पैसों की बात होती तो इतनी जो हमारी कार्यप्रणाली है, जो हमारी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया है, वो इतनी लंबी नहीं होती। आप खुद देख रहे होंगे कि हमारे करीबन 1 महीने से जो चयन प्रणाली है वो चल रही है। तो अब जाके उसमें फाइनलाइज करा जा रहा है उम्मीदवारों को, तो इसमें कई समीकरण, कई संतुलन देखे जाते हैं।
तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी क्योंकि इत्तेफाक फिर नहीं हम रखता। सवाल, क्योंकि सवाल वही उठता है कि क्राइटेरिया क्या है किसी भी पार्टी के लिए कैंडिडेट को चुनना। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि हम सब चीजें देखते हैं, तो फिर ये जो आरोप लग रहे हैं कि खनन माफिया है या ये आरोप को क्यों नहीं दरकिनार किया जाता है? इन आरोपों को कंसिडर करके उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जाता? अगर उसके पे एक भी दाग है, पहले उसकी जांच हो जाने दीजिए, तब कुछ करेंगे आगे, ये क्यों नहीं सोचा जाता? आप सीधे टिकट दे देते हैं। देखिए दिव्य दर्शनी जी, शायद मैं जितना समझ सकता हूँ कि पूरे के पूरे जो भी हमारे उम्मीदवारों का चयन हुआ है वो क्षेत्रीय सामाजिक जाति समीकरण को देख के ही हुआ है। मैं इस चीज पे और किसी अन्य चीज का प्रभाव का मैं कोई इतना उसको विशेष मानता नहीं हूँ। लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो जिताऊ होते हैं। हमारी पार्टी के चयन में जो उम्मीदवार होते हैं वो जिताऊ और क्षेत्रीय सामाजिक जातीय संतुलन को बनाने वाले होते हैं। अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस जो आपने कहा है कि हमारे अंदर भी सिर्फ टवल है, लेकिन कलई बीजेपी की खुल गई। सर, आप लोगों के वहां पर आप लोग कार्यकर्ता बेस पार्टी नहीं कहा जाते हैं, आप लोग लीडर बेस पार्टी कहे जाते हैं। हर का अपना एक लीडरशिप है, वहां पर कार्यकर्ता है तो वो चुप हो जाते हैं। आपके वहां लीडर्स हैं जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं। तो क्या आप लोग के लिए ये समस्या नहीं है आगामी चुनाव के लिए? दिव्य दर्शन जी, धन्यवाद। आपने ये बोला कि आपकी पार्टी में लीडरशिप एक आईना होता है किसी भी पार्टी के लिए। लीडरशिप चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, लीडरशिप। यहाँ पे यूकेडी जब कभी नाम निकालती है तो काशी सिंह एरी जी, इंद्रमणि बडोनी क्यों नाम निकालते हैं? ये एक लीडरशिप है, ये अपने आप में आइडियल बन चुके हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे लीडरशिप आप बेस्ट बोल रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी, उसका फायदा क्या हुआ? लेकिन आपने यूकेडी का भी नाम लिया ना, यूकेडी उसी बात से पीड़ित थी इतने समय से, जो उनका अभी हश्र हुआ वो इस लीडरशिप की वजह से हुआ, और जो लगता है कि कांग्रेस भी उसी दिशा में जा रही है। नहीं, आप बिल्कुल, आपका आकलन अलग हो सकता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप लगातार जिस जगह पे भी देखेंगे, जब जब कोई भी चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव हो रहा है या निकाय चुनाव हो रहा है या विधानसभा चुनाव हो रहा है या लोकसभा चुनाव हो रहा है, कभी ऐसा हो सकता है कि हम हार गए, कोई चुनाव हम हारे हैं, कोई जीते हैं, लेकिन वोट परसेंट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हमारा जमीन में आधार है, हम संगठन बेस्ड पार्टियां हैं, हम लीडरशिप बेस्ड पार्टी हैं। हमारे हर जगह अपने लीडर की बात, हमारा लीडर ये करता है, हमें अपने लीडर की बात बोलने में कतई संकोच नहीं कि हमारा बड़ा लीडर, चाहे इस समय प्रदेश में हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, गणेश गुदेल जी हैं या यशपाल आर्य जी, किसी भी लीडर की अगर कोई भी अनुसरण अगर हम करते हैं, मैं कई मंचों पे देखता हूं कि जहां पे डिबेट में आते हैं भाजपा, जब भाजपा का कोई बड़ा नेता आता है उसके पैर हम भी छूते हैं। हमारे बड़े लीडर जब जाते हैं तो उनके पैर दूसरे लीडर छूते हैं। तो भाई क्यों छूते हैं? जब उनकी कोई चीज अच्छाई होगी तभी तो उनको छुआ जाता है या उनका अनुसरण किया जाता है। मैं आपकी बात को कतई बिल्कुल ये नहीं कि एक सिरे से नकार दे रहा हूं, लेकिन ऐसा उन्हीं के अनुसरण से हम में एक जन जागृति या अपनी पार्टी के प्रति विश्वास पैदा होता है। दूसरी बात, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं। अभी वापस नगर निकाय चुनाव पे आते हैं तो नगर निकाय चुनाव जिस प्रकार से भाजपा ने पीड़ित किया है, मैं तो पीड़ित बोलता हूं, 1 साल से ज्यादा हो गया है, 1 साल 1 महीना 24 दिन, 1 साल से ज्यादा होता है, और आपने प्रशासक बिठा रखा है नगर निगम, नगर निकाय में, पंचायतों में, आपने हर जगह सहकारिताओं में, हर जगह आपने प्रशासक बिठा रखे, और आपने जहां जहां आपत्तियां पड़नी थी आपने बोल दिया कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ते का टाइम दिया। अरे 1 हफ्ते का, ये भौगोलिक परिस्थितियां कैसी होती हैं? यहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि आदमी एक दूसरे का आकलन भी तो करता है, और जब तक आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है उसके बाद कोर्ट कैसे जाएगा? कोर्ट जाने का भी समय होता है। आप हर एक जगह, अभी 31 दिसंबर में कोर्ट में याचिका है, सुनवाई होनी है उसमें,
जब आपने आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, अब क्या सुनवाई होगी, जरा बताइए आप हमें। आप हमें जवाब दीजिए, दिव्य दर्शनी जी दे दीजिए, या हमारे भाजपा प्रवक्ता भाई हैं सतीश चंद्र जी, या वो जवाब दे दें कि उन्हीं से जवाब लूंगी सर कि कैसे निस्तारण होगा। कैसे मैं निस्तारण फाइनल में होगा? शॉर्ट में फाइनल कमेंट में ही जाऊंगी। विजेंद्र रावत जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी सर। देखिए, मुझे लगता है कि जो कमेटियां बनती है किसी भी दल की, या दोनों दल हैं, हमें तब अच्छा लगता, तब एक स्वस्थ कमेटी होती है जब वो कैंडिडेट अपने गांव में काम कर रहा होता है और उसका रिजल्ट आ जाता, भैया आपको टिकट मिल गया है। ये तो बेचारे जिनको टिकट मिला है वो तो कम से कम दोनों दलों के, वो तो डेरा डाले हुए कई महीनों से देहरादून में जी। तो उनकी तो कहीं ना कहीं परिक्रमा तो इसमें शामिल है जी। है ना। अगर ये पूरी कमेटी आती है, क्षेत्र में आती है, तो मुझे लगता है कोई अपने गांव में या अपने शहर में काम कर रहा हो और उसको सूचना मिल जाएगी आपका टिकट हो गया, आप जमीन पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति दोनों दलों में है। बिल्कुल। दीपक रावत जी, देखिए, आप जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं, और आज नहीं तो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को जो अरविंद पांडे जी ने आरोप लगाया उसका जवाब देना पड़ेगा। रही बात निकाय चुनाव की, तो अब निकाय चुनाव तो होने संभव है और सभी की तैयारियां पूरी है, और उत्तराखंड क्रांति दल भी इसमें बहुत मजबूती से लड़ रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में जनता हम पर अपना आशीर्वाद जरूर देगी। बिल्कुल। अभिषेक जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मैं पुनः जनता से, अपनी देवतुल्य जनता से ये अपील करूंगा कि कांग्रेस पे भरोसा जताएं। भाजपा की कलई खुल चुकी है, आपने सार्वजनिक मंचों पे देख लिया है, ये सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान बोलते हैं। कमल का निशान सिर्फ दिखाने का है, बाकी इनका आवरण खुल चुका है। आप कांग्रेस पे भरोसा जताइए, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता के लाएं, और पुनः जब निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में आप हमें सशक्त करेंगे तो आपको सरकार भी मजबूत देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अपनी पार्टी की तरफ से वादा करता हूं। बाकी धन्यवाद। बिल्कुल। सतीश जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी 31 तारीख की डेट दी गई है और जो याचिकाएं पेंडिंग है, उनका चुनाव से पहले निस्तारण किस तरीके से होगा? देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी निकाय चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा का झंडा हमेशा ऊपर रहा है और हमेशा भाजपा ने अपना परचम लहराया है, और इस निकाय चुनाव में भी भाजपा आगे जाएगी और संपूर्ण सीट पे निश्चित तौर पे विजय प्राप्त करेगी। और जो कांग्रेस है, देखिए इनका जनाधार कुछ नहीं है, इनको जनता के बीच में लोकप्रिय बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि बैलेट से चुनाव हो रहे हैं तो हम जीत जाएंगे। तो उनका विश्वास जो है वो जनता पे नहीं है, उनका विश्वास बैलेट पे है, और ये निश्चित तौर पे मान के चलिए आप, जब रिजल्ट आएगा तो जैसे ये ईवीएम को कोसते हैं, ये बैलेट पेपर को भी कोसेंगे कि बैलेट पेपर से भी चुनाव नहीं होने चाहिए। याचिकाओं का निस्तारण, देखिए याचिकाओं का निस्तारण जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको सर्वमान्य होगा, हमारी सरकार उस दिशा पे आगे कार्य करेगी। ठीक है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि यहाँ पर पार्टियां लगातार तैयारियां कर रही हैं निकाय चुनाव की। बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ पर 78 नाम बीजेपी ने घोषित किए हैं, 48 कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए। अभी भी लिस्ट बाकी है। अब देखना ये होगा कि किस पार्टी में कितनी सिरफुटबल है, या सभी जो है एक होकर चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच किस तरीके का मैसेज जाता है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।